चौक रायुजम एक ऐसा वॉरियर था जो लिटरली 300 असैसिन्स को अकेला ही मार गिराया, और वो भी तब जब वो एक खाई के किनारे कॉर्नर हो चुका था। भाई ने लिटरली 4 दिन तक नॉनस्टॉप तांडव मचाया। जो भी उसकी मिस्ट्रेस के पास आने की कोशिश करता सीधा मरा हुआ दिखता। वो उस लड़की को अपनी जान की बाजी लगाकर बचा रहा था। आखिर में जब उसने एक एक करके सारे एनिमीज को खत्म कर दिया, तब आया फाइनल बॉस, और इस बार रायुजम हार गया। लेकिन वो अकेले नहीं मरा, उसने अपने आखिरी दुश्मन को भी खींच लिया और दोनों साथ में क्लिफ से नीचे छलांग लगा गए। गिरते वक्त दोनों ने एक दूसरे से आखिरी बातें की और फिर गायब हो गए बर्फ से ठंडे पानी में। 900 साल बीत चुके हैं और अब दुनिया बदल चुकी है। वेलकम टू द 21st सेंचुरी। एक ब्रिज के ऊपर एक स्कूल गर्ल खड़ी है, बिल्कुल किनारे पर। नीचे गिरने में बस एक बैलेंस की दूरी है। पीछे खड़े लोग सोच रहे हैं कि शायद वो खुद को मारने आई है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो बस यूं ही खड़ी है बिना किसी रीजन के। और तभी उसकी नजर जाती है नीचे की तरफ। एक जायंट आइसबर्ग उभर कर आता है पानी से, और उस आइसबर्ग के अंदर जो दिखता है सबके होश उड़ जाते हैं। वो एंशिएंट हीरो रायुजाम, जिसका शरीर पूरी तरह से प्रिजर्व्ड है, उसी में मौजूद है। अथॉरिटीज को खबर मिलती है और रायुजम को एक स्पेशल फैसिलिटी में ले जाया जाता है। वहां उसे इतने टाइट बांधा गया है जैसे कोई जिंदा बॉम्ब हो। सब ये जानने को बेताब हैं कि ये हैंडसम सा दिखने वाला बंदा किस एरा से है। एक गैस ये है कि शायद ये गोरु डायनास्टी का है। यंग शांगयोंग, जो डीएलएस रिसर्च का डायरेक्टर है और सीधे प्रेसिडेंट के अंडर काम करता है, वो इस पूरे केस को देख रहा है। बॉडी इतनी परफेक्टली प्रिजर्व्ड है कि वो सोचता है कि क्रायोजेनिक रिसर्च में ये आदमी ब्रेक थ्रू साबित हो सकता है। लेकिन उसका असिस्टेंट थोड़ा कंसर्न दिखाता है। उसे लगता है कि इतनी ज्यादा रिस्ट्रेंट जरूरी नहीं, कहीं एंशिएंट डूड को गुस्सा आ गया तो। पर डायरेक्टर साफ है, कोई भी चांस नहीं लेना, क्योंकि ये बंदा दिखने में ह्यूमन जैसा है, लेकिन उसकी बॉडी पूरी तरह डिफरेंट स्पीशीज जैसी लग रही है। अब तक की सारी टेस्ट्स एक्सपेक्टेशंस के उलट आई हैं और डायरेक्टर को पूरा भरोसा है कि अभी बहुत कुछ शॉकिंग बाकी है। असिस्टेंट की बातों का मतलब डिसरिस्पेक्ट नहीं होता। उसका सिर्फ ये कहना है कि अगर ये बंदा हमारे एंसेस्टर्स की तरफ से फ्यूचर जनरेशन के लिए कोई गिफ्ट है तो उसे थोड़ा रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। लेकिन सैंगयोंग को लगता है जब तक 100% कंफर्म न हो जाए कि ये खतरा नहीं है, तब तक कोई रिस्क नहीं लिया जाएगा। असिस्टेंट थोड़ी हंसी में उड़ा देता है, लेकिन जल्द ही उसे समझ आ जाता है सीनियर्स की बातों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था, क्योंकि तभी वो एंशिएंट वॉरियर लिटरली सारे रिस्ट्रेंट्स को टॉयलेट पेपर की तरह फाड़ देता है। डिजास्टर के शुरू होने से पहले एक बार सिटी की तरफ नजर डालते हैं। एक बंदा और उसकी गोल्ड डिगर गर्लफ्रेंड अपनी स्पोर्ट्स कार में धुआंधार घूम रहे हैं। स्पीड लिमिट भूल जाओ, ये लोग हाईवे को अपने बाप की जमीन समझ रहे हैं। तभी इनका ईगो क्रश्ड हो जाता है जब एक एंशिएंट ड्यूड उनको ओवरटेक कर देता है, वो भी दौड़ते हुए। भाई लिटरली 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहा है और उस रेड लैम्बोर्गिनी को डोंकी कार्ट बनाकर छोड़ देता है। एनी सर्फ, वो कार से तेज है, वो बिना स्पीड कम किए टर्न्स भी मारता है और पीछे पूरा ट्रैफिक क्रैश हो जाता है। जेनजेड वाले अपने फोन्स निकाल लेते हैं, सबके सब वीडियो बना रहे हैं। ऐसा स्पेक्टिकल शायद पहली बार देख रहे हों। अब चलते हैं रायुजम के पर्सपेक्टिव में। उसके लिए ये पूरा एक्सपीरियंस अनरियल है। वो भाग रहा है एक ऐसी जगह में जहां वो पहले कभी नहीं था। हर चीज इतनी सरियल लग रही है कि उसे लग रहा है कि शायद वो सपना देख रहा है। आखिरी बार उसे याद है वो अपनी मिस्ट्रेस को बचा रहा था और गिरा था एक वाटरफॉल से। अचानक उसके रास्ते में पुलिस की गाड़ियां आ जाती हैं, रास्ता ब्लॉक कर देती हैं। ऑफिसर्स उसे घेरे हुए हैं और वो खड़ा है बिल्कुल लॉस्ट सा। उसे साफ साफ याद है कि वो उस वाटरफॉल में गिरा था अपने नेमेसिस ओकॉन के साथ। एक ऑफिसर उससे कहता है अरेस्ट में रेजिस्ट मत करना वरना हालात और बिगड़ेंगे। पर रायुजाम तो अभी भी कंफ्यूजन में है। अगर वो जिंदा है और ये सब देख रहा है तो शायद ये सब इल्यूजन है। उसे लगता है ये सब ओकॉन के फॉलोअर यू उनून का इल्यूजन है जो लोगों के दिमाग से खेलता था। बस फिर क्या ऑफिसर्स को वो सीधे हाथ से दूर फेंक देता है, ऐसे जैसे कुछ चूहे हटा रहा हो। एक ऑफिसर उसे टेजर करता है, लेकिन भाई खुद अपने हाथों से इलेक्ट्रिक नीडल्स को पकड़ लेता है। लाइटनिंग का कॉन्सेप्ट उसके लिए नया नहीं है। एक साथ कई टेजर नीडल्स लगती हैं, उसका बॉडी रिएक्ट करता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं। पुलिस को लगता है उन्होंने एंशिएंट वॉरियर को हरा दिया, लेकिन तभी रज अपनी भूमिका निभारस पकड़ के ऐसे खींचता है कि सारे गन्स ऑफिसर्स के हाथ से छूट जाते हैं और फिर उन्हीं टेजर गन से उन्हें उड़ाकर गिरा देता है जैसे बोलिंग पिन्स गिरते हैं। पब्लिक टोटली शॉक्ड है। एक आदमी अपनी जगह से हिले बिना पुलिस की धज्जियां उड़ा रहा है। चौक रायुजम लिटरली इन लोगों को खिलौनों की तरह उछाल रहा है। उसका एक ही मकसद है, इस इल्यूजन को तोड़ने की की ढूंढना। पुलिस और आती है, लेकिन रायुजम इतना पावरफुल है कि जमीन पर पंच मार के उसे तोड़ देता है और गाड़ियां उड़ जाती हैं। वो इन सबको अवॉइड करने के लिए हल्क की तरह एक जायंट लीप लेता है और सीधा वहां से निकल जाता है। अब सीन कट होता है जोंग मिन वू पर, जो नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर है। वो फोन पर भड़का पड़ा है। उसे लगता है पुलिस और स्पेशल फोर्सेस किसी काम की नहीं। फोन पर वो बात कर रहा है जोंग सियोंग योंग से, वही डायरेक्टर जो पहले फैसिलिटी में था।
सियोंग योंग भी अग्री करता है ये बंदा किसी के बस का नहीं। तभी एक सीनियर पीछे बैठा काम होता है और कहता है रिलैक्स, मेरी जिम्मेदारी है। एंशिएंट डूड पावरलेस है मॉडर्न वेपन्स के सामने। लेकिन भाई अगला सीन दिखाता है हाईवे पे आर्मी टैंक्स, हेलीकॉप्टर्स, हमर्स जैसे कोई गॉडजिला अटैक होने वाला हो। चौक रायोजाम अब एक टॉल बिल्डिंग के रूफटॉप पे खड़ा है, सराउंडेड बाय पुलिस एंड आर्म्ड फोर्सेस। अब उसे चैलेंज किया गया है और वो तैयार है अपना दम दिखाने। पर फाइट शुरू करने से पहले वो एक ब्रूमस्टिक उठाता है। हाँ, उसने डिसाइड कर लिया इन सबको झाड़ू से सबक सिखाएगा। एक सोल्जर उसके पास गोली चलाता है, उसके पैरों के पास इंटिमिडेट करने के लिए। उसे लगता है एक मार्शल आर्टिस्ट एंशिएंट बंदा गोली के सामने क्या करेगा। पर भाई चोक रायुजम उसे बहुत जल्द गलत साबित करने वाला है। और इससे पहले कि फाइट स्टार्ट हो, सीन में एंट्री होती है खुद प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट रूफटॉप पे पहुंचते हैं और सिक्योरिटी उन्हें दूर रहने के लिए कहती है। लेकिन कांगजान, देश के रिप्रेजेंटेटिव, खुद उस एंशिएंट लेजेंड से मिलने आए हैं। वो ऑफिसर्स को कहते हैं गन्स नीचे करो। रायोजाम को इंस्टेंटली समझ आता है ये कोई किंग जैसा आदमी है। प्रेसिडेंट दिल से माफी मांगता है, माफ करना, हमारे गेस्ट को अच्छा वेलकम नहीं मिला। फिर वो बताते हैं कि ये समय फ्यूचर है और ये जगह साउथ कोरिया है। और फिर प्रेसिडेंट हैंडशेक के लिए हाथ बढ़ाते हैं और कहते हैं चलिए आपको एक सही जगह ले चलते हैं, वहां सब समझाएंगे। ऑफिसर्स उसकी हर हरकत पर नजर गड़ाए बैठे हैं। और तभी सबकी उम्मीदों के उलट चौक रायोजाम झाड़ू उठाता है और सीधा स्विंग करता है, रेडी टू स्लाइस। जब उसने प्रेसिडेंट का सिर उड़ाने की कोशिश की तो उस एंशिएंट वॉरियर को लगने लगा कि शायद प्रेसिडेंट ही इस पूरे इल्यूजन से बाहर निकलने की हो सकता है। लेकिन तभी सारे ऑफिसर पागल हो जाते हैं और अपनी बंदूकें प्रेसिडेंट के सिर पर तान देते हैं। मौजूदगी के बावजूद चमत्कारी रूप से प्रेसिडेंट अब भी जिंदा है और तुरंत सभी को चिल्लाकर कहता है सीज फायर, यानी फायरिंग बंद करो। दूसरी तरफ चोक्रियम को पूरा यकीन हो चुका है कि ये सब यूं ही का काम नहीं हो सकता, क्योंकि देखो वो गोरियों की सबसे महान इल्यूजनिस्ट थी और वो कभी ऐसी इल्यूजन नहीं बनाती जिसमें उसका दुश्मन तकलीफ ना झेले। वो जिन लड़ाइयों से होकर गुजरा है उन सब के बारे में सोचते हुए उसे महसूस होता है कि जो फीलिंग्स उसने झेली थी वो इल्यूजन नहीं हो सकती। अब उसके पास एक ही कंक्लूजन बचता है कि ये दुनिया असली है। अब सीन कट होता है प्रेसिडेंट के सेफ हाउस में। एकदम रॉयल किस्म की दावत लगी हुई है चौक रियूजियम के लिए। लेकिन खाने पीने की फुर्सत से पहले भाई जानना चाहता है कि वो आखिर है कहाँ। प्रेसिडेंट दावा करता है कि ये एक सीक्रेट बेस है, ऐसा प्लेस जो खास मीटिंग्स के लिए बनाया गया है। वो जोर देकर कहता है कि एंशिएंट वॉरियर बेझिझक इस दौर की परंपराओं और टेस्ट्स के हिसाब से तैयार किए गए खाने का मजा लें। लेकिन जब चौक रियूजियम पहल नहीं करता तो प्रेसिडेंट खुद पहला निवाला लेता है और खाते खाते पूछता है कि क्या अब भी उसे शक है कि वो फ्यूचर में नहीं है। ऑफ कोर्स चौक रियूजियम इतना तो समझ ही गया है, अब उसे पूरा यकीन हो गया है कि वो सच में भविष्य में है। प्रेसिडेंट खुश होता है सुनकर और कहता है अब तुम्हें समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि तुम इतने सालों बाद कैसे जिंदा हो। ये सब मॉडर्न मेडिकल टेक का कमाल है, ऐसी टेक्नोलॉजी जो उस जमाने में कभी पॉसिबल नहीं थी। चौक रियूजियम को याद आता है अपना मरने से पहले का पल। उसके शरीर में जहर पहले से फैल चुका था और उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसे चीर चुका था। अब जबकि वो अकेला है, इसका मतलब है कि उसके सारे दुश्मन खत्म हो चुके हैं। प्रेसिडेंट अब अपना असली एजेंडा दिखाता है। वो जानता है कि शायद चौक रियूजियम उसकी टर्म्स को स्वीकार ना करे, लेकिन फिर भी वो उसे एडजस्ट करने में मदद करना चाहता है। बदले में वो बस उसकी कोऑपरेशन चाहता है, ज्यादा कुछ नहीं, बस एक छोटी सी मदद। बात साफ करने के लिए प्रेसिडेंट इशारा करता है डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस की ओर और वो लोग जल्दी से टीवी ऑन करते हैं। टीवी पर एक रिपोर्टर दिखता है जो बता रहा है कि एक सुपर स्ट्रांग इंसान को शहर में देखा गया है। वो कारों की स्पीड से दौड़ रहा है, यहां तक कि उड़ते हुए भी देखा गया। आम लोग शक करने लगे हैं कि ये वही शख्स है जो रिवर ग्लेशियर से मिला था। अब अफवाहें फैल रही हैं कि शहर में जो अजीब घटनाएं हो रही हैं उनके पीछे ये आदमी है और लोग उसे सुपर ह्यूमन कहना शुरू कर चुके हैं। लेकिन तभी रिपोर्टर कहता है रिलैक्स, ये सब एक फिल्म की शूटिंग थी। फिल्म का डायरेक्टर चाहता था अल्ट्रा रियलिज्म, मतलब सरकार ने ये सारा झूठा न्यूज बनाया ताकि लोग सच न जाने। क्योंकि अगर लोगों को पता चल गया कि कोई ऐसा एंशिएंट वॉरियर है जो सदियों तक सर्वाइव कर सकता है तो दिमाग उड़ जाएंगे। अगर इस वॉरियर को प्रॉपर्ली स्टडी किया जाए तो साइंस में बहुत बड़ी डिस्कवरीज हो सकती हैं। दुनिया भर के देश कोशिश करते रहे हैं इस तरह के फ्रीजिंग थॉइंग एक्सपेरिमेंट में, लेकिन सक्सेस नहीं मिली। अब जब चोक्रियम जैसे एंशिएंट बीइंग की वापसी हुई है तो प्रेसिडेंट उसे देश और फ्यूचर जनरेशन के लिए सहयोग करने को कहता है। लेकिन चौक रियूजियम बिना एक पल सोचे साफ साफ एनो कह देता है। प्रेसिडेंट दंग रह जाता है और चौक रियूजियम दरवाजे की तरफ बढ़ जाता है। उसके लिए प्रेसिडेंट की ये उम्मीद कि वो इस दौर में रहना चाहेगा अपने आप में हास्यास्पद है। अब जब बातों से बात नहीं बनी, प्रेसिडेंट प्लान बी एक्टिवेट करता है। नीडल गन से लास ऑफिसर्स तुरंत लाइन में खड़े हो जाते हैं और चौक रियूजियम पर नींद लाने वाले डार्ट्स फेंकना शुरू कर देते हैं। डार्ट्स उसके शरीर से टकराते हैं लेकिन भाई एक मसल तक नहीं हिलाता।
डायरेक्टर को पूरा भरोसा है कि ट्रैंक्विलाइजर्स जो हाथी को सुला दें वो चौक रियूजियम पर असर करेंगे, लेकिन सच्चाई कुछ और है। एक मोटी ऑरा की परत उसके चारों तरफ फैल जाती है और सारे डार्ट्स हवा में ही रुक जाते हैं। फिर उसका अंदरूनी एनर्जी उसके हाथों में इकट्ठा होता है और बस एक पल में वो सारे ऑफिसर्स को ऐसे उड़ाता है जैसे वो रबर के खिलौने हों। ये पावर डिस्प्ले प्रेसिडेंट के लिए एक ठोस मैसेज है कि ऐसी हरकत दोबारा मत करना। लेकिन प्रेसिडेंट अभी भी हार नहीं मानता। अब आता है अगला दांव, ऑफिसर्स जिनके पास इलेक्ट्रिकल बैटॉन्स हैं। वो चौक रियूजियम को घेर लेते हैं और बिना सोचे समझे उस पर टूट पड़ते हैं। लेकिन वो इतनी तेजी से मूव करता है कि पहला अटैक करने वाला बंदा हवा में ही वार कर देता है। बाकी भी हमला करते हैं, लेकिन उनमें से एक बंदा सोचता है कि उसने चौक रियूजियम को करंट दे ही दिया। लेकिन जैसे ही बैटॉन उसके करीब आता है, चौक गायब हो जाता है, मानो एक आफ्टर इमेज पीछे छूट गई हो। वो इतनी तेजी से हिल रहा है कि उसकी जगह सिलुएट्स छूट रही हैं। ऑफिसर्स को अब समझ आ गया है वो इस बंदे का कुछ नहीं कर सकते। वो तो रिटेलिएट भी नहीं कर रहा, बस चल पड़ा है बिल्कुल शांत। प्रेसिडेंट के पास जब खबर पहुंचती है कि उनके सारे प्लान फेल हो गए तो वो हक्का बक्का रह जाता है। उसे अब यकीन हो चुका है कि चोक्रियम को जबरदस्ती पकड़ना नामुमकिन है, अब कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा। फिर अचानक एक आदमी भागता हुआ आता है और बताता है कि उन्होंने चौक रियूजियम को ढूंढ निकाला है। इस बार वो किसी जंगल या अंडरग्राउंड नहीं, बल्कि एकदम विजिबल जगह पर है, शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग की छत पर। ऐसा लगता है कि वो खुदकुशी करने वाला है। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में उसके लिए कुछ भी नहीं बचा। उसकी जिंदगी में कोई मकसद नहीं है। वो जिंदा सिर्फ अपनी मालकिन की रक्षा के लिए था। लेकिन अब जब ना कोई मिस्ट्रेस है ना कोई दुश्मन, तो उसे जीने का कोई रीजन ही नहीं दिखता। काश वो उस क्लिफ से गिरने के समय ही मर गया होता। जैसे ही वो नीचे कूदने ही वाला होता है, कुछ उसकी नजर में आता है। एक बिलबोर्ड पर चेहरा चमक रहा होता है और वो चेहरा हूबहू उसके दुश्मन ओकन जैसा लगता है। उसका दिमाग पीछे चला जाता है उन पलों में जब ओकन ने उसके सामने ही उसके परिवार को इल्यूजन में फंसाकर मरवा दिया था। बोनहाई और ओकॉन ने मिलकर गोरियों पर तबाही मचा दी थी और चौक रियूजियम उस पूरी तबाही के बीच अकेला खड़ा था, अपने दुश्मन के सामने। उसे लगता था उसने ओकन को मार दिया है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। वो जिंदा है इस फ्यूचर में। बस उसी पल चौक रियूजियम की आंखों में फिर से स्पार्क आ जाता है। उसे अब जीने का एक रीजन मिल गया है, अपना बदला। वो जमीन की तरफ हाथ फैलाता है और इतनी ताकत लगाता है कि खुद के गिरने की मोमेंटम को तोड़ देता है और सीधे खड़ा हो जाता है। अब उसके अंदर एक नई आग है। उसे बहुत कुछ जानना है और बहुत कुछ खत्म करना है। सीन कट होता है प्रेसिडेंट जून के पास, जो अभी भी सदमे में है कि वो एंशिएंट वॉरियर सबसे ऊंची बिल्डिंग से कूद गया। लेकिन उसे और भी बड़ा झटका तब लगता है जब उसके आदमियों को नीचे उसकी बॉडी नहीं मिलती। जिस लड़के ने उस आदमी को देखा था उससे पूछताछ की गई। उसके बयान के मुताबिक उस आदमी ने बस यान व्यू के बारे में पूछा था। अब देखो, इस दुनिया में यूयूनडब्ल्यू कोई आम आदमी नहीं है। वो तो कोरिया की शान है, एक वर्ल्ड क्लास फिल्म स्टार जिसकी टैलेंट और पॉपुलैरिटी बचपन से ही इंटरनेशनल लेवल पर थी। दूसरे देशों से भी लोग उसकी तारीफ करते हैं और ऊपर से उसका लुक जैसे कोई सुपर मॉडल हो। उसकी पर्सनालिटी में एक अजीब सा चार्म है, एक ऐसा चार्म जो किसी को भी दीवाना बना दे। सिर्फ उसके होने से ही उसकी कंपनी के शेयर आसमान छूने लगे। और क्योंकि वो कोरिया का सबसे मशहूर स्टार है, उसने अपने देश की इज्जत भी बढ़ा दी है ग्लोबल स्टेज पर। सीधा मतलब वो बंदा एक परफेक्ट इंसान है। लेकिन ये सुनकर रायुजियन अंदर से थोड़ा असहज हो गया, क्योंकि जो आइडेंटिटी उसे चाहिए थी वो इससे एकदम अलग लग रही थी। अब रायु के सामने दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहली, या तो ये मॉडल बस ओकॉन जैसा दिखता है, या दूसरी ये असल में वही है लेकिन पूरी दुनिया को बेवकूफ बना रहा है। अब पता नहीं क्यों, लेकिन रायु को अंदर से बहुत उम्मीद है कि दूसरी बात ही सच हो। उससे मिलने की बेचैनी में वो उस बच्चे से कह देता है, मुझे यान व्यू से मिलवा दे। भाई, इतना अजीब रिक्वेस्ट सुनकर बच्चा भी सोचता है ये कौन उल्लू फंस गया मेरे पीछे। लेकिन रायु को मजाक करने का मूड नहीं है। वो इतना दबाव डालता है कि आसपास की सारी स्क्रीन के शीशे फट जाते हैं। डर के मारे बच्चा मान जाता है और कहता है कि उसने सुना था कि वो मॉडल कुछ साल पहले विदेश चला गया। रायु समझ गया, अब तो उसे बाहर यानी किसी और देश में ढूंढना पड़ेगा। चलो अब चलते हैं लैंड ऑफ फ्रीडम अमेरिका। वहीं एक सीन में दिखता है कि वो मॉडल आराम से लंच कर रहा है, तभी एक हट्टा कट्टा अमेरिकन कान्ये वेस्ट टाइप बंदा उसे अचानक मुक्का जड़ देता है और उल्टी सीधी इंग्लिश बड़बड़ाता है। टर्न्स आउट ये सब बस एक फिल्म सीन था जो शूट किया जा रहा था। डायरेक्टर थोड़ा परेशान है क्योंकि यान व्यू पिछले कुछ दिनों से फोकस में नहीं है, लेकिन यान व्यू भी कम नहीं है। वो कहता है, चलो भाई एक मुक्का और मार दे सिमेट्री के लिए। सीन दोबारा शुरू ही होने वाला था, तभी ऊपर का चैंडिलियर टूटकर गिरने लगता है। अगर वो कान्ये वेस्ट टाइप बंदे पर गिरता तो अगला एल्बम कभी नहीं बनता। लेकिन उसी वक्त यान व्यू उसकी जान बचा लेता है एकदम फिल्मी अंदाज में। स्टाफ भागकर आता है, दोनों ठीक हैं सिवाय यान व्यू के, जिसकी बाह में चोट लग जाती है। हॉस्पिटल में सब शॉक्ड हैं कि उसने किसी और की जान बचाने के लिए अपनी बॉडी तक तोड़ दी।
और उसके इस साहसिक काम के लिए सब लोग उसे ढेर सारे गिफ्ट्स देते हैं। लेकिन यान व्यू वो सारे गिफ्ट्स हॉस्पिटल स्टाफ के साथ बांट देता है। वो फिल्म शेड्यूल डिले होने के लिए माफी भी मांगता है, लेकिन सब कहते हैं चिंता मत कर, तू ठीक है, बस यही काफी है। लेकिन तभी उसे एक ऐसी खबर मिलती है जो उसे अंदर तक हिला देती है। अब सीन कट होता है ब्लू हाउस यानी राष्ट्रपति के दफ्तर में। प्रेसिडेंट जॉन सभी को बाय बोलता है, लेकिन तभी वो देखता है कि एक आदमी पहले से उसका इंतजार कर रहा है। वो आदमी है रायू जियान। उसने टॉप लेवल सिक्योरिटी को हिलाकर रख दिया और जॉन को याद आ जाता है कि सिर्फ 9 घंटे पहले ये बंदा उसके ऑफिस में ऐसे घुसा था जैसे बैटमैन। रायू अब कोऑपरेशन के लिए तैयार है, लेकिन एक कंडीशन के साथ। वो यान वू की फोटो राष्ट्रपति को दिखाता है और कहता है, मुझे कोई ऐसा बंदा दो जो मुझे सीधा यान वू से मिलवा सके। प्रेसिडेंट सोच में पड़ जाता है, लेकिन मान जाता है। अब फाइनली वो मोमेंट आता है जब वो लोग पहुंचते हैं यान वू के ठिकाने पर। मॉडल एकदम शॉक्ड, सामने राष्ट्रपति और उसके साथ कोई अनजान आदमी। यान वू बड़ी शालीनता से खुद को इंट्रोड्यूस करता है और रायू उसे एकदम गार्डेड मूड में देख रहा है, पता लगाने के लिए कि क्या ये सच में वो कौन है। उन्हें पता चलता है कि मॉडल की बाह में चोट आई थी। रायू हाथ बढ़ाता है और यान व्यू थोड़ा चौंकता है, उसे पहचान जाता है, यही तो वो बंदा है जिसे सब मरा हुआ मानते थे। रायू गुस्से में थोड़ा ऑरा रिलीज करता है और पूछता है, ये सब खेल था क्या तेरे लिए? फाइनली सच सामने आता है, यान वू असल में ओकॉन ही है। बस अब एक ही बात बचती है, ओकॉन ने कोई ऐसी स्किल हासिल कर ली है जिससे वो अपनी एनर्जी, अपना कई छुपा सकता है। रायू हैरान है, ये बंदा फ्यूचर में मुझसे पहले आ गया था। ओकॉन सीधा कहता है, मुझे मारकर भी तुझे कुछ हासिल नहीं होगा। और फिर बोलता है, रायू तू अभी तक बस इस दुनिया को समझ रहा है, मैं तो अब इसका हिस्सा बन चुका हूं। रायू सीधा सवाल करता है, वो लड़की जिसे मैं प्रोटेक्ट कर रहा था, क्या वो भी फ्यूचर में आ गई? लेकिन ओकॉन चालाकी से आधा अधूरा जवाब देता है, जैसे कोई पजल हो। रायू का गुस्सा अब लिमिट पार कर चुका है, इतनी जोर से टेबल पर हाथ मारता है कि ओकॉन और उसकी कुर्सी पीछे की दीवार से जा टकराते हैं। अब तय हो गया, रायू को अपने जवाब खुद ही ढूंढने होंगे। वो ओकॉन को रबल में से निकलते देखता है और सोचता है, क्या हम वाकई कभी एक ही दुनिया के लोग थे? ओकॉन अब कॉन्फिडेंट है, उसे लग रहा है कि रायू अभी तक पूरी स्ट्रेंथ में नहीं है। लेकिन फाइट शुरू होने से पहले ओकॉन रायू को एक बात बताता है, मैंने इस जगह पर एक इल्यूजन बैरियर एक्टिवेट किया है, कोई हमें लड़ते हुए नहीं देख पाएगा। बाहर से सबको लगेगा कि हम बस कैजुअल बात कर रहे हैं। कितना फनी है, एक विलन को भी अपनी रेपुटेशन की इतनी फिक्र है। ओकॉन आगे बढ़ता है, लेकिन रायू एकदम शांत खड़ा रहता है और फिर बोलता है, मैं तुझे लड़ते हुए पहचान ही नहीं रहा था। वो अपने हाथ में पाइन कोन को क्रश करता है और कहता है, तू ओकॉन है ही नहीं। असल में जब उसने खुद को डिफेंड किया तो थोड़ी सी एनर्जी लीक हो गई और उससे रायू को समझ में आ गया कि ये आदमी सिर्फ ओकॉन जैसा दिखता है, लेकिन वो है नहीं। यान वू की जो शानदार सी मॉडलिंग डिस्गाइज थी वो अचानक टूटती है और असली चेहरा सामने आ जाता है। उसने खुद माना, सिर्फ एक मुलाकात में रायू जिम ने उसका सारा खेल पकड़ लिया। इम्प्रेसिव। अब याद है, यूनान है वही लड़की जो एक टाइम पर हमारे लड़के से राष्ट्रपति की जान लेने तक पहुंच गई थी। बस मिलो, इताची की लॉस्ट सिस्टर से। अब नजरिया लौटता है उस रिबेलियन के आखिरी दिन की तरफ जब रायू ने खुद अपनी आंखों से देखा था यूनान है को उसकी छाती चीर दी गई थी और वो पहाड़ी से नीचे गिर गई थी। उसे पूरा यकीन था कि वो वहीं खत्म हो गई थी, इसलिए उसका फिर से जिंदा दिखना बहुत अजीब लग रहा था। यूनान है खुद हंस रही थी उसके कंफ्यूजन पे और फिर बताती है कि असली ओकॉन इस दुनिया का बहुत बड़ा प्लेयर है। असल में यान व्यू बनके वो बस उसकी आइडेंटिटी बोरो कर रही थी, क्योंकि उसका बॉस यानी ओकॉन दूसरी बड़ी मीटिंग्स में बिजी है। और आज की रिपोर्ट में वो बहुत खुशी से ये भी बता रही है कि रुजिम वापस आ चुका है। वो रायू के पहले के पावर लेवल्स को देखकर थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाती है, सोचती है कि वो रायू जिम को आराम से हरा सकती है। इसलिए वो तुरंत एक शैडो क्लोन जुत्सु यूज करती है, मल्टीपल कॉपीज बनाकर रायू को घेरने की कोशिश करती है। पर वो भूल गई कि सामने कौन है। रायू एक ही पल में एक क्लोन को धोकर बाहर कर देता है। अब वो ज्यादा सुनना नहीं चाहता, भाई बेसिकली उसे कह देता है, बस कर, चुप हो जा। अब ऑब्वियस सी बात है, रायू अभी अभी अवेकन हुआ है और इतना ज्यादा ची एक्सपेल कर चुका है तो थकावट होना तय है। और यही बात यूनान है कि सबसे बड़ी गलती बन जाती है, क्योंकि हमारे बंदे ने रिमाइंड कर दिया कि आई एम बिल्ट डिफरेंट। एक ही धांसू अटैक में उसने उसके सारे क्लोन्स को खत्म कर दिया। यूनान है अब जमीन पर गिर चुकी है, उसके पास कोई जवाब नहीं बचा। रायू के दिमाग में अब भी उस दिन की मेमोरी ताजा है जब उसने इस पागल लड़की को खत्म किया था। उसने अपनी आंखों से देखा था कि वो एक खाई से नीचे गिरी और उसकी हालत ऐसी थी कि कोई नॉर्मल इंसान तो बच नहीं सकता। लेकिन अब वो खुद बताती है कि उसे भी लगा था कि वो मरी गई थी, लेकिन जब उसने आंखें खोली सामने एक नई दुनिया थी और एक आदमी खड़ा था, शानदार सूट, सफेद बाल और एक काम सी प्रेजेंस। वो था ओकॉन। उसने उसे इस नए फ्यूचर में एडजस्ट करना सिखाया। इसका मतलब ओकॉन उन सब में सबसे पहले जाग चुका था
और क्योंकि वही उसका सुपीरियर है, यूनान है, उसके लिए अब भी अपनी जान देने को तैयार है। वो एक तेज वार करती है। रायू जिम की आंख के पास तक चाकू पहुंच जाता है, लेकिन रायू इसे परफेक्ट टाइमिंग से रोक लेता है और एक जबरदस्त झटका देकर उसे पीछे धकेल देता है। अब वो बुरी तरह जमीन पर गिर जाती है, फाइट करने की हालत में नहीं। रायू पास आता है और उसे देखता है, जैसे पूछ रहा हो, तू इतनी गिरी हुई क्यों लग रही है। वो कहती है, ओकोन ने मेरी जान बचाई थी। रायू को फर्क नहीं पड़ता कि वो कब से इस दुनिया में है, उसे असली जवाब चाहिए। वो एक अजीब सा सवाल करता है, तेरे शरीर में सड़न कब से शुरू हुई। यूनान है, कुछ समझ नहीं पाती, और तभी रायू उसकी कमीज फाड़ देता है और अंदर दिखाई देता है सड़ा हुआ मांस। रायू बताता है, ओकोन ने तुझे बचाया नहीं था, बस एक स्पेल डाला था ताकि तू कुछ वक्त तक जिंदा रह सके, जब तक उसकी जरूरत पूरी न हो जाए। यूनान है, अब पूरी तरह पागल हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों है। रायू साफ कहता है, तू सिर्फ एक टूल है उसके प्लान में, और फिर सोचने लगता है क्यों उसने उसे ऐसे कामों में डाला है जो किसी और से नहीं हो सकते। शायद इसलिए क्योंकि उसकी वैल्यू ही इतनी सी है। ये सब सुनकर यूनान है कि हड्डियों तक डर भर जाता है। उसे समझ आता है कि उसकी मौत पास ही है, लेकिन रायू एक ऑप्शन देता है, मैं एक दूसरा ची तेरे अंदर डाल सकता हूं, एक ऐसा ची जो तेरे शरीर को फिर से ठीक कर देगा। वो उसके इन्फेक्टेड एरिया में अपना ची डालकर दिखाता है कि ये पॉसिबल है। अब यूनान है को खुद समझ आ गया, उसका मास्टर उसे जिंदा नहीं रखना चाहता था। रायू उसे दो ऑप्शंस देता है, या तो ओकोन के साथ मरे या फिर रायू के साथ अलायंस कर ले। यूनान है के होंठ कांपते हैं और वो कहती है, मुझे जीना है। रायू एक नया ऑर्डर देता है, अब से तू एक डबल एजेंट बनकर काम करेगी। नेक्स्ट सीन में यान वू, यूनन है का डिस्गाइज, अचानक दरवाजे से बाहर दौड़ती है चिल्लाते हुए, प्लीज मुझे बचा लो, रायू जिम डेंजरस है। वो राष्ट्रपति को अलर्ट करती है और कहती है, यहां मत रुको, अभी निकलो। राष्ट्रपति डर जाता है और सोचता है ये सब क्या हो रहा है। वो अंदर आता है और देखता है कि रायू जिम ने पूरा कमरा तहस नहस कर रखा है। रायू माफी मांगता है और कहता है, थोड़ा टेस्ट कर रहा था। प्रेसिडेंट को उस डिस्ट्रक्शन से ज्यादा कंसर्न ये है कि रायू मानसिक रूप से स्टेबल है या नहीं। यान वुयू, यूनन है भी थोड़ी अनॉयड है कि रायू इतना अनस्टेबल क्यों लग रहा है, ऐसा तो वो पहले नहीं था। लेकिन सबको नहीं पता कि ब्रो का एक्टिंग लेवल ऑस्कर विनिंग है। रायू कहता है, मुझे उन्हाई से एक प्राइवेट बात करनी है, एक रियल बातचीत ओकोन को लेकर। अब सीन फ्लैशबैक में चला जाता है, जहां एक यंग स्वॉर्ड्समैन को सिखाया गया था कि उसकी वन एंड ओनली ड्यूटी क्या है। उसे अपने हथियार को सिर्फ और सिर्फ उनके लिए निकालना है जो जरूरी है। बॉडीगार्ड्स का काम होता है जान देना, और उन्हें बार बार ये याद दिलाया जाता है कि उनकी जिंदगी की वैल्यू कुछ भी नहीं, सिर्फ उस शख्स की जान बचाना जरूरी है जिसे वो प्रोटेक्ट करते हैं। रायू जिम अब एक लैब में है जहां रिसर्चर्स थोड़ा घबरा गए हैं क्योंकि उसकी हालत अनस्टेबल लग रही है। रायू कहता है, आई एम फाइन, बस एक सवाल है, ये रिसर्च कब तक चलेगी। प्रेसिडेंट कहता है, टेक इट ईजी, अगर जरूरत हो तो बाद में कंटिन्यू कर लेंगे। सच कहें तो ये प्रेसिडेंट वाकई में अच्छा इंसान है। वो रायू को इज्जत देता है जैसे कोई मशीन नहीं, इंसान हो। रायू मानता है रिसर्च बाद में करेगा, अभी उसे एक वादा निभाना है। नेक्स्ट सीन, यूनान हाय अब मॉडल वाले लुक में कैफे में रायू का इंतजार कर रही है। वो कहती है, तू लेट आया है। उसे शक होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन फिर वो कहती है, इट्स फाइन, सिर्फ राष्ट्रपति का एक वॉचमैन है। अब दोनों बात करते हैं, प्लान बनाते हैं। रायू बिना झिझक कई ड्रिंक्स ऑर्डर कर देता है और यूनान है चौंक जाती है, इतना रिलैक्स्ड कैसे हो सकता है तू। रायू उसे चुप करा देता है और कहता है, सवाल पूछने वाला मैं हूं, तू नहीं। फिर वो ओकोन के बारे में बातें शुरू करता है, वो लड़का जिसने रायू को उनके फाइनल एनकाउंटर में पछाड़ दिया था। ओकोन उसी रॉयल फैमिली का हिस्सा था जिसे रायू को प्रोटेक्ट करना था। सबको यही लगा था कि ओकोन मर चुका है, लेकिन असल में वो अपनी मौत को फेक करके रिबेलियन की तैयारी कर रहा था। यूनान है कहती है, वो बहुत सीक्रेट्स वाला आदमी है, मैं तो बस उसके ऑर्डर्स फॉलो कर रही थी। रायू अब अगला सवाल पूछता है, क्या कोई और भी है पास्ट से जो फ्यूचर में आया हो। और बस यहीं पे ये भाग खत्म होता है।